गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर की बात कर रहे थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम हम लोग किससे कहेंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपकी मीजरेबल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी, मीजरेबल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग मीजर कर सकते हैं, उनमें कोई चेंज ना हो, उनमें कोई चेंज ना हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर है। मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक पोजीशन हो गई आपकी, कि कोई भी आपका थिंग है उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना हो, कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो, प्रेशर में कोई चेंज ना हो, कलर इंटेंसिटी में कोई चेंज ना हो। तो कोई भी आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी चेंज ना हो रहा हो, नो चेंज हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे थे, इक्विलिब्रियम कह रहे थे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम को टू पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम फिजिक्स में आती है, जहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट होती है। पोजीशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे आपने ये पेन रखा, इसमें इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। अब इधर से फोर्स लगाओगे राइट साइड में जाएगा, इधर से फोर्स लगाओगे लेफ्ट साइड में जाएगा, और दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाएंगे तो जो पेन की पोजीशन होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये हम लोग केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या फिर फिजिकल प्रोसेस में भी देखते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, दोनों रेट कैसी हो, सेम हो। क्लियर है। जब आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन कैसी हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपने कोई टैंक लिया, अब इसमें आप लोग वाटर इन कर रहे हो, वाटर क्या कर रहे हो, इन कर रहे हो, और दूसरी तरफ से आपने एक होल बना दिया, उससे वाटर आउट हो रहा है। तो वाटर इन होने की जो स्पीड है वो मान ली मैंने कि 100 ml पर मिनट है। वाटर इन होने की स्पीड क्या है, 100 ml पर मिनट, और वाटर के आउट होने की स्पीड भी क्या है, 100 ml पर मिनट। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो टैंक होगा उसमें वाटर के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना वाटर इन हो रहा है उतना ही वाटर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कहने मतलब जब भी दो अपोजिंग जो प्रोसेस हो रही है उन दोनों की रेट सेम होगी, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है। जैसे और भी एग्जाम्पल दिए थे कि आपने बस देखी, बस में जैसे 20 पैसेंजर्स थे, अब किसी स्टेशन पे 5 पैसेंजर उतर गए और 5 पैसेंजर वापस चढ़ गए, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। क्योंकि दोनों जो अपोजिंग फोर्स है, जो दोनों अपोजिंग प्रोसेस है, उन दोनों की रेट कैसी है, सेम है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि टू अपोजिंग जो प्रोसेस है दोनों सेम रेट से हों, और सेम रेट से होंगी तो उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, टू टाइप की डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग, फिजिकल की और केमिकल की। फिजिकल में फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम होगा, और केमिकल में केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। दो टाइप की केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल। रिवर्जिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, उनमें दोनों साइड में प्रोसेस प्रोसीड होती है, और रिवर्जिबल रिएक्शन में एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस प्रोसीड होगी। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। टोटल 5 टाइप की थी। सॉलिड और लिक्विड के बीच में, जैसे आपने आइस ली और वाटर लिया था, ठीक है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम, जैसे आप लोगों ने वाटर लिया, उसको बॉईल करेंगे, ठीक है, या फिर नॉर्मली हम लोग वाटर को रख देंगे तो वेपर्स निकलेंगी। एक कंडीशन आएगी कि आपकी जो वेपर्स बनना बंद हो जाएंगे, कहना मतलब आपको देखने से ये लगेगा कि वेपर्स बनना बंद हो गई, ठीक है। तो वो कैसी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, लेकिन प्रोसेस अब भी प्रोसीड हो रही होती है। एक आपकी सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम थी। कौन सी इक्विलिब्रियम थी, सॉलिड गैस। सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम, कहना मतलब जैसे हम लोगों ने आयोडीन ले लिया, आयोडीन सॉलिड होता है और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो इंटेंसिटी की हम लोगों ने बात की थी वहाँ पे, कि जो वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी थी वो कांस्टेंट हो जाती थी। और एक आपकी सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, किसी भी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिजोल्व करते हैं। हम लोगों ने शुगर की बात की थी, शुगर का डिजोल्यूशन किया था लिक्विड में, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात की थी। और गैस इन लिक्विड, तो गैस की लिक्विड के साथ जो इक्विलिब्रियम होगी उसकी भी हम लोगों ने बात की थी, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस होती है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम टोटल 5 टाइप की थी। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात करते थे, ठीक है।
अब देखो उसके बाद हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन की। ये गुलबर्ग और वागे ने दिया था और क्या बताया था कि किसी भी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में। गुलबर्ग और वागे ने ये बताया था कि किसी भी रिएक्शन की रेट जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे उनके एक्टिव मास पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। और कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पे किस में लेते थे, मोल पर लीटर में। किस में लेते थे, मोल पर लीटर में। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था के, कैसे लिखा था आप लोगों ने देखा ही था। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू आप लोगों ने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि सॉलिड का और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो हम लोग कितना लेते हैं, 1। कितना लेते हैं, 1। क्यों लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो जब भी आप लोग के लिखते हो, जब भी आप लोग क्या लिखते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में जो भी आपकी रिएक्शन है, आपका फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में या फिर प्रोडक्ट साइड में कोई भी सॉलिड हो, कोई भी क्या हो, सॉलिड हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यदि प्योर लिक्विड है, सिंगल लिक्विड है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो एक्टिव मास सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम लोग 1 लेते हैं, तो जो एक्सप्रेशन होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उसमें आप लोग प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सॉलिड को या फिर प्योर लिक्विड को नहीं लिखोगे। ठीक है। आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 3 टाइप का था, केपी, केसी एंड केएक्स। केपी प्रेशर की रेस्पेक्ट में लिखते थे, केसी हम लोग कंसंट्रेशन की रेस्पेक्ट में लिखते थे, और केएक्स हम लोग मोल फ्रैक्शन की रेस्पेक्ट में लिखते थे। ठीक है। अब इनका आपस में रिलेशन क्या होगा वो भी हम लोगों ने बात की थी। केपी इजगल टू हम लोगों ने क्या लिखा था, केसी आर टी पावर डेल्टा एन। और केएक्स के साथ क्या रिलेशन लिखा था, केपी इजगल टू केएक्स पीटी पावर डेल्टा एन। ठीक है। तो मोस्टली आपकी ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूमेरिकल्स में। तो मोस्टली आप लोगों को केपी और केसी का रिलेशन वाला फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है। अब केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है उसका एक्सटेंट बता सकते थे। कहने मतलब यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर -3 आती है, कितनी आती है, लेस देन 10 टू द पावर -3, तो आपके रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे। कहने मतलब रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत आपका जो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यदि मोर देन 10 टू द पावर 3 है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, आपकी रिएक्शन अप्रोक्स कंप्लीट हो चुकी है, कहने में मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे प्रोडक्ट का बन चुका है। और इन दोनों के बीच की यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती थी तो आप लोग क्या कहते थे कि रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 के लिए रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, इससे कम होगी तो भी रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। 10 टू द पावर 3 या इससे ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे, और इनके बीच में होगी तो रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। ठीक है। दूसरा आप लोगों ने क्यू वर्सेज के की बात की थी। क्यू आपका रिएक्शन क्यूसेंट है, क्यू भी क्या है, क्यू इजगल टू वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्यू और के में क्या डिफरेंस था, क्यू किसी भी कंडीशन पे इनका रेशियो था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का, और के सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए था। ठीक है। अब देखो दो कंडीशन हो सकती थी, क्यू इज ग्रेटर देन के और क्यू इज लेस देन के। अब क्यू ग्रेटर देन के होगा, क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा आती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, और क्यू की वैल्यू के से कम आती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों ने इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को यदि उल्टी लिख देते हैं हम लोग, रिवर्स करके लिखते हैं, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी फर्स्ट वाले रिएक्शन का क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कहने मतलब इस टाइप से लिखेंगे 1/k-। जो नई रिएक्शन होगी के उस फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए 1/k- लिखेंगे। जैसे आपने ये लिखा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब इसे आपने उल्टा लिख दिया प्रोडक्ट कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट, तो इसके लिए जो के होगा और इसके लिए क्या लिखेंगे k-। तो k इजगल टू क्या लिखोगे 1/k-। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो k की वैल्यू k- का स्क्वायर हो जाएगी, 2 से डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू k- का स्क्वायर रूट हो जाएगी। ठीक है। और यदि कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती है, एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, तो
के इक्वल टू जो ओवरऑल स्टेप होगी उसका के लिखेंगे तो जितने भी स्टेप्स होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। कैटलिस्ट का हम लोगों ने देखा था कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वहाँ पे कैटलिस्ट को डालने से इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला बनाया था। log K2 upon K1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है, और एक रिलेशन हम लोगों ने डेल्टा जी का देखा था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। तो ये हम लोगों ने डेल्टा जी कैलकुलेट करने का तरीका देखा था, Kc से डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट में बात की थी कि एल्फा का वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो एल्फा वर्सेज वेपर डेंसिटी, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था एल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी n-1 डी। अब कैपिटल डी आपकी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होती थी और स्मॉल डी आपकी एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी होती थी। डेंसिटी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप लोग इनकी जगह थ्योरेटिकल जैसे कैपिटल डी की जगह थ्योरेटिकल मोलर मास लिख सकते हो, स्मॉल डी की जगह ऑब्जर्व्ड मोलर मास, वही n-1 ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो एल्फा का वेपर डेंसिटी के साथ ये रिलेशन होगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था और न्यूमेरिकल्स में काम भी आया था। एक रिलेशन था एल्फा का पीटी के साथ, प्रेशर और टेम्परेचर मेजरमेंट के साथ। तो वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था एल्फा इज इक्वल टू P2T1 माइनस P1T2 डिवाइडेड बाय P1T2। ये आप लोगों ने फॉर्मूला बनाया था एल्फा का प्रेशर टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखने के लिए। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका यहाँ पे ले चैटले प्रिंसिपल था, वो हमसे ये कहता था किसी भी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन, प्रेशर या फिर टेम्परेचर, कोई भी आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिवर्जिबल रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आप लोग कंसंट्रेशन में, प्रेशर में या टेम्परेचर में कोई भी चेंज कर लो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जिस डायरेक्शन में इस चेंज को कंपनसेट किया जा सके। क्लियर है, क्या मतलब है, जैसे आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे प्रेशर का भी ऐसा रिलेशन होगा, टेम्परेचर का भी ऐसा रिलेशन होगा, डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। तो लेट चैटले प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करते हो तो रिएक्शन उस चेंज को कंपनसेट करती है। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में कंपनसेट होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें था इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होगा, तो इनर्ट गैस का इफेक्ट हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा था, कांस्टेंट प्रेशर पे देखा था। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इनर्ट गैस यदि आप लोग ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो आप लोग लिखोगे नो चेंज। और यदि आपका कांस्टेंट प्रेशर हो, प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में यदि आप लोग इनर्ट गैस ऐड करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर में की थी। अब आपको ये मुश्किल से 2.5 पेज है, यदि ये 2.5 पेज की थ्योरी यदि आपको याद है तो आप लोग इजीली कर सकते हो। हालांकि एक बार आपको डिटेल में देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यदि आपने एक बार भी नहीं देखा होगा तो समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है इनका। तो एक बार आपको देखना होगा और सिर्फ आपको 2.5 पेज याद रखना है। ये यदि याद है तो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, ओके।